नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को विसर्जित करने पहुंचे बेटे ने घाट पर एक औरत को देखा जो कि डूब चुकी थी, जिसे बचाने के लिए एक लड़की उसका सीना दबा रही थी। बेटे ने जैसे ही उस बुढ़िया का चेहरा देखा तो उसे फौरन ही गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचा, जिसे देख उसकी पत्नी भौचक्की रह गई। आखिर कौन थी वह बुजुर्ग महिला उसकी? आइए जानते हैं। यह कहानी है मुंबई महाराष्ट्र जैसे बड़े शहर की, जहां गणेश चतुर्थी का महोत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है और सभी भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर पर बड़ी ही धूमधाम से जोर शोर से उनका स्वागत करके उन्हें अपने घर लेकर आते हैं और अपने घर पर उन्हें विराजमान करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का प्रावधान है। यह त्योहार मुंबई में या महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या हो कि यदि आप उस ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए जी जान लगा दें, लेकिन अपने ही माँ बाप को खुश रखने के लिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी देने के लिए आप अपने हाथ खींचने लगें, तो ऐसे में वह ईश्वर क्या आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसका प्रमाण है यह आज की कहानी। मुंबई के ही रहने वाले एक आईटी इंजीनियर दुर्योधन शर्मा जी की, जो कि पिछले 20 साल से मुंबई में ही रह रहे हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, या कहें कि अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में, दुर्योधन पहली बार मुंबई आया था। दुर्योधन के माता पिता मुंबई के नहीं थे, वह तो मुंबई से बहुत दूर बिहार के एक छोटे से जिले में रहा करते थे और वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे बहुत ही सामान्य लोग थे और ऐसे ही साधारण अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उनका बेटा, उसे इतनी साधारण सी जिंदगी कभी नहीं चाहिए थी। शुरू से ही वह कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए वह अपने माता पिता को अपनी ज़रूरतें बताता रहा और उसके माता पिता अपने बेटे की ज़रूरतें पूरी करते रहे, ताकि एक दिन उसका सपना पूरा हो सके। वह जो करना चाहता है वह कर ले, वह जो पाना चाहता है एक न एक दिन वह पा ले। इसके लिए वे दोनों भरसक प्रयास करते, जितना उनसे बन पड़ता वह उतना करने की कोशिश किया करते, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा। ऐसे ही समय बीत रहा था और जब दुर्योधन की 12th पूरी हो गई तो ग्रेजुएशन के लिए वह बाहर चला गया। सभी माता पिता की तरह ही कर्जा पानी लेकर, ज़मीन को गिरवी रखवा कर दुर्योधन के पिताजी ने भी उसे पढ़ने लिखने के लिए पैसों का इंतज़ाम करवा के दे दिया। लेकिन पढ़ाई पूरी हो जाने के बावजूद भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाना कोई आसानी तो नहीं, कोई मामूली बात तो नहीं होती। इसलिए दुर्योधन को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी दुर्योधन को कई सालों तक तो ऐसी ही छोटी मोटी कंपनियों में नौकरी करके अपना गुजारा करना पड़ा था। और इस बीच उसने अपने माता पिता को एक भी रुपया नहीं भेजा। लेकिन गनीमत यह रही कि पढ़ाई पूरी होने के बाद इन दिनों जब प्राइवेट कंपनियों में उसने पैसे कमाए, तो उसने वही पैसे अपने इस्तेमाल में लिए और उन्हीं पैसों को वह जोड़ता रहा और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। और यह भी उसने ठीक ही किया था, क्योंकि उसे किसी भी तरह से बस किसी अच्छी कंपनी में नौकरी चाहिए थी। और आखिरकार उसे जिस मौके की तलाश थी, कई सालों बाद एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने कहीं से थोड़े बहुत पैसों का इंतज़ाम करने के बाद उससे कहा कि मैं एक कॉरपोरेट कंपनी के किसी बड़े अधिकारी से तुम्हारे लिए बात करूंगा।
और जैसे ही कोई भी वैकेंसी होगी तो तुम्हें वहाँ इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे का काम तुम्हें खुद ही करना होगा। दुर्योधन ने उससे पूछा भी कि यदि मैं तुम्हें पैसे दूं और उसके बाद भी सब कुछ मेरे स्किल पर डिपेंड करता है तो इसका क्या ही फायदा होगा। तो उस आदमी ने दुर्योधन को कहा था कि कंपनी तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस कंपनी के जैसी कोई कंपनी नहीं है। और दूसरी बात रही यह कि जब यहाँ पर 810 वैकेंसी हो जाएंगी तो उसके बाद ही मार्केट में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और 810 वैकेंसी के लिए यहाँ 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे में सिलेक्शन ले पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन अगर कंपनी में अगर कोई एक वैकेंसी भी होती है तो भी मैं तुम्हें उसकी जानकारी दे दूंगा, तो इसीलिए तुम्हें इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पैसे देने की। तुम्हारे जैसे न जाने कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। तुमसे तो मेरी जान पहचान अच्छी हो गई थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब दुर्योधन को यह पता चला तो उसने कुछ समय सोचा। फिर उसने सोचा कि एक बार इंटरव्यू देने का मौका तो मिले, उसके बाद इंटरव्यू तो वह क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि दुर्योधन पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो उसने अपनी नौकरी से बचाए हुए पैसे उस आदमी को दे दिए और उस आदमी ने दुर्योधन का इंटरव्यू अरेंज कर दिया। और इसके लिए अब कई महीनों बाद, लगभग 1.5 साल बाद, उसने अपने माता पिता से मदद मांगी और उनसे कुछ और पैसे भी मांगने लगा। और नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसने 1-2 महीने का समय अपने माँ बाप के सहारे गुजारा, क्योंकि अपने प्रदेश के बाहर इतनी बड़ी सिटी में रहना, खाना, किराया, सब कुछ इतना आसान तो नहीं था। लेकिन क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे तो उसे यह तो करना ही पड़ता। दुर्योधन ने भी इस समय पर लाइफ का बहुत स्ट्रगल देखा, इतनी मेहनत की, और आखिरकार जब 2 महीने बीत गए तब उसके हाथों में उसकी पहली तनख्वाह आई, जिसे देखते ही दुर्योधन की पिछले कुछ दिनों में सहन की हुई सारी परेशानियां फट से छू मंतर हो गईं, क्योंकि अब दुर्योधन की तनख्वाह उसकी पिछली नौकरी से 3 गुना ज़्यादा थी, और वह भी सिर्फ शुरुआत में। पिछली कंपनी में जहां उसे 15,000 रुपये मिल रहे थे, अब वहीं उसकी तनख्वाह यहाँ 45 से 50 के बीच थी। तो इस वजह से वह बहुत खुश था। और उसके लिए अच्छी बात यह भी थी कि यह एक इंटरनेशनल कंपनी थी जहां हर साल उसका इंक्रीमेंट होना निश्चित था। तो बस अब तो दुर्योधन सब छोड़ छाड़ कर बस अपने काम पर लग गया और पूरी मेहनत से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। और उसने अपने माँ बाप को भी गांव पैसे भेजना शुरू कर दिया था। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, शुरू शुरू में वह उन्हें इतने पैसे तो भेज ही दिया करता था कि उनका खर्चा आसानी से चल जाए। दुर्योधन ने तब उनसे कहा भी था कि कर्ज के जो भी पैसे हैं उन्हें निपटाने के लिए वह मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, और उसे कर्ज के बाद आपने थोड़ी बहुत ज़मीन जो गिरवी रखी है, आप पहले उसके पैसे हमें बता दीजिए, तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। दुर्योधन के माता पिता ने उसे बताया कि ज़मीन के पैसे ज़्यादा नहीं है, वह बाद में भी दे सकता है। ज़मीन वाले पैसे बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो उधारी के पैसे हैं जिन्हें उन्होंने किसी से ब्याज पर लेकर दिया था, वह पैसे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में दुर्योधन के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी और उसने अपने ही पिताजी से कहा कि ठीक है, अगले महीने 50,000 रुपये लेकर गांव आ जाऊंगा, तब हम अपनी ज़मीन को छुड़ा लेंगे। यह कैसे करना है, क्या करना है, आकर देखता हूँ। पिताजी, अगली बार दुर्योधन जब अपने घर आया तो आते ही उसने सबसे पहले अपनी ज़मीन छुड़वाई और अपने माता पिता को भी समझा दिया
कि वह जल्द ही कर्ज के पैसों का भी इंतज़ाम कर देगा। ज़मीन छुड़ाना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी था कि यदि किसी के मन में बेईमानी आ जाती तो हम क्या कर सकते थे। उसके माँ बाप भी इस बात को समझ गए और उन्हें भी यह बात बिल्कुल सही लगी और वे लोग बहुत खुश थे कि हमारा बेटा कितना समझदार, कितना होनहार है। अब तो वे दोनों ही सुकून से रह रहे थे कि आज नहीं तो कल उनका बेटा उनकी ज़मीन जायदाद जैसे छुड़ाई है वैसे ही उनके सर से उनका सारा कर्ज भी उतार देगा और उन्हें सभी चिंताओं से मुक्त कर देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे दुर्योधन अपने पैसे तो जोड़ता रहा, लेकिन उसने अपने मन में यह सोचा कि वह गांव में लाखों रुपए का कर्ज पटाने के बजाय क्यों ना शहर में ही अपने लिए कोई अपना स्थायी ठिकाना खोजे। और यही सोचकर उसने अपने माँ बाप को समझाया कि माँ पापा, गांव की जो ज़मीन है जिसे हमने अभी छुड़ाया था, आप एक काम कीजिए, आप उस ज़मीन को बेच दीजिए और उस ज़मीन से जो पैसे आएंगे उन पैसों को आप अपने कर्जदारों को देकर कर्ज से मुक्त हो जाइएगा और फिर आप दोनों भी मेरे साथ यहीं आकर रहने लगना। उसके माँ बाप ने पहले तो मना किया कि बेटा, यह ज़मीन जब तक रहेगी तब तक तू कम से कम अपने गांव से, अपने लोगों से जुड़ा रहेगा और फिर ईश्वर न जाने कि कब कोई बुरा वक्त आ जाए, ऐसे में कोई तेरी मदद करे या ना करे, लेकिन यह ज़मीन तेरी मदद ज़रूर करेगी। कम से कम तू मुसीबत के समय खाली हाथ बांधे नहीं खड़ा रहेगा। तो उनके बेटे ने लाख बातें बनाई, इधर उधर की बातें घुमा घुमा कर उन्हें बातों में उलझा दिया कि आखिरकार वह भी इस बात को स्वीकार करने ही लगे कि हाँ, उन्हें भी इस ज़मीन को बेच देना चाहिए। और आखिरकार उन लोगों ने यह सोचा कि हाँ, वे अब इस ज़मीन को बेच देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें समझाया कि थोड़े समय बाद जो अभी मैं पैसे जोड़ रहा हूँ उनसे अपना खुद का घर मकान कुछ ले लूँगा, बस तब तक की बात पड़ेगी, तो आप तब तक के लिए किसी किराए के मकान में रह लीजिएगा। गांव में वहाँ तो किराया भी इतना नहीं होता और फिर 5,000 रुपये महीने तो आप दोनों को मैं भेज ही देता हूँ, उससे आप दोनों का खर्च चलता रहेगा। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में उन्हें ऐसा उलझाया कि वे दोनों कुछ सोच और समझ ही नहीं पाए और आखिरकार उन्होंने अपनी ज़मीन और अपना वह घर बेचकर सारा कर्जा पटा दिया और अब वह निश्चिंत थे। लेकिन अब रहने के लिए उनके पास अपना स्थायी ठिकाना नहीं था। अपने ही एक पड़ोसी के यहाँ कहीं किराए पर रहने लगे। शुरू शुरू में तो उनके पड़ोसी ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद वह भी उनसे किराए के पैसे लेने लगा। आखिर कोई क्यों ही छोड़ने लगा अपने पैसे। आज की दुनिया में जहाँ हर एक रिश्ता स्वार्थी है, वहाँ कोई अनजान भला क्यों मदद करने लगा। यह तो उनकी इंसानियत थी कि उन्होंने 2-3 महीने उन्हें ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इनका बेटा ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो उन्होंने भी किराया लेने के लिए कह दिया। अब आखिरकार वे लोग किराए के मकान में किराएदार बनकर ही रह गए और अभी तक तो बेटा भी ठीक ही चल रहा था। न दुर्योधन की तरफ से कोई कमी थी और उसके माता पिता फूलवती जी और कमलेश जी दोनों निश्चिंत थे और बस इस आस में थे कि जाने कब उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आएगा। इधर दुर्योधन अब कर्ज की चिंता से भी मुक्त हो चुका था और फिर वह 5,000 रुपये महीने तो उन्हें भेज ही देता था। उसका केवल इतना ही फर्ज था कि वह अपने पिता को 5,000 रुपये महीने भेजता रहे। उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है यह जानना उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, या कहो कि उसके पास समय ही नहीं था। धीरे धीरे दुर्योधन ने इतना पैसा जोड़ लिया था कि वह अपने लिए घर लेने के बारे में सोच सके, और क्योंकि अब तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना अपना घर ले ही लिया जाए। पर दुर्योधन ने वहीं शहर में एक फ्लैट देखा
जिसकी डाउन पेमेंट के तौर पर उसने कुछ लाख रुपए जमा कर दिए और बाकी के बचे उनके पैसे उसने किश्त के तौर पर देने थे हर महीने। लेकिन इन पैसों को जमा करके वह एक घर का मालिक बन गया था और अब वह अपनी जिंदगी में एक के बाद एक ऊंचाइयों को छूना चाहता था। लेकिन इसी बीच उसके ऑफिस की एक लड़की ने उसे प्रपोज किया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। दुर्योधन भी उस लड़की को बहुत समय से पसंद करता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। या कहो कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इस बारे में दुर्योधन ने कभी उसे नहीं बताया था, लेकिन जब उस लड़की ने अपने मन की बात कह दी तो दुर्योधन ने भी हाँ कर दी और अब वे दोनों एक पास एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और फिर उन दोनों ने यह निश्चय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब लड़की ने अपने माता पिता को कहा कि वह उस लड़के से शादी करना चाहती है और दुर्योधन को लेकर वह लड़की अपने घर चली गई। और आखिरकार दुर्योधन ने लड़की के माँ बाप को अपनी झूठी बातों में उलझाया और कहा कि मेरे शहर आने के बाद मेरे माँ पापा दोनों ही खत्म हो गए और मैं अकेला ही हूँ अंकल। जो भी है सब मेरा ही है और फिर आपकी बेटी को मैं बिल्कुल महारानी बनाकर रखूँगा, इसे कभी परेशान नहीं करूँगा। दुर्योधन की इन सब बातों से उस लड़की यानी शामली के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने शादी के लिए रजामंदी दे दी। और आखिरकार शामली के परिवार के साथ में दुर्योधन ने उससे शादी कर ली और उसे लेकर अपने फ्लैट पर ही रहने लगा। अब दुर्योधन सचमुच पूरी तरह से भूल गया था कि उसका अपना परिवार यानी उसके माता पिता भी हैं, जो कि गांव में उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उनका बेटा, उसके पास तो शायद फुर्सत ही नहीं है कि वह अपने माँ बाप की ओर ध्यान भी दे। फैमिली के साथ वह तो हंसी खुशी समय बिताया करता। धीरे धीरे उसने अपने और अपनी पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत कर लिया और कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है। इस बात से दुर्योधन बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों बाद शामली ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया, जिससे उनके पूरे परिवार में खुशियां और बढ़ गईं। इस बीच अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए तो दूर, वह अपने माता पिता से उनके दुख बांटना भी भूल गया और इधर उसने अपने माँ बाप का नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और उसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि जब वह अस्पताल में अपने बेटे के जन्म की खुशी में मिठाइयाँ जब बांट रहा था, तभी वहाँ पर उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखा जो कि बैठकर बस रोए जा रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें इतना रोते हुए देखा तो वहीं खड़ी हुई एक नर्स से उन दोनों के बारे में पूछने लगा। उसने नर्स से पूछा कि सिस्टर क्या हुआ है, यह दोनों बुजुर्ग इतने ज़्यादा क्यों रो रहे हैं, क्या इनका बच्चा कोई बीमार है? तब नर्स ने कहा कि नहीं सर, आप ही की वाइफ की तरह है उनकी बहू को भी कल रात पोता हुआ था, लेकिन इनका जो बच्चा हुआ था वह मरा हुआ पैदा हुआ था और इसी वजह से यह दोनों इतने ज़्यादा रो रहे हैं। वह नर्स भी थोड़ी बुजुर्ग थी। तब हंसता हुआ दुर्योधन बोला, अरे यार, ये तो ऐसे रो रहे हैं जैसे इन्हीं का बच्चा था। तब वह नर्स रुकी और दुर्योधन से कहने लगी कि क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। तो दुर्योधन थोड़ा घबरा गया और बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब उस नर्स ने दुर्योधन को समझाया कि बेटा, अभी तुम यह सब नहीं समझोगे, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ एक बेटे थे और अब तुम एक पिता बने हो। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि जितना प्यारा अपना खुद का बच्चा होता है ना इंसान को, उससे भी ज़्यादा प्यारा अपने बच्चों का बच्चा होता है। दादा दादी अपने बच्चों से कई गुना ज़्यादा प्यार अपने पोते पोती को करते हैं। वह उनके लिए अपनी कोई भी खुशी छोड़ सकते हैं, समझे तुम? तब अचानक ही दुर्योधन को अपना बचपन याद आ गया
कि कैसे जब उसके माता पिता उसे डांटा करते थे तो उसके दादा दादी बीच में आ जाया करते थे और उनकी वजह से वह हमेशा ही बच जाया करता था। कि तभी उसे ध्यान आया कि अरे, उसने तो कई महीनों से अपने माँ बाप से कोई बात ही नहीं की है और ना ही उन लोगों को उसने इस बारे में कुछ भी बताया है। यहाँ तक कि उसने तो अपनी शादी के बारे में भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था। अब वह सोचने लगा कि चलो, आज मैं उनसे बात करके उन्हें कम से कम एक गुड न्यूज़ तो दे ही देता हूँ, या फिर उनका जैसा भी मूड होगा उसके हिसाब से देख लूँगा। अगर ठीक लगा तो दोनों बातें आज ही बता दूंगा। उम्मीद है कि वे दोनों भी जब सुनेंगे कि वह दादा दादी बन गए हैं तो मुझे माफ़ कर ही देंगे। और जहाँ तक बात रही शामली की, तो अब मैं इसे भी समझा ही लूँगा। दुर्योधन की यह सोच आज कई महीनों बाद, लगभग उसने 7 से 8 महीनों बाद अपने घर फ़ोन किया। जब फ़ोन पर बहुत देर तक घंटी जाती रही और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो दुर्योधन ने फ़ोन रख दिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो, शाम को एक बार फ़ोन करके देख लूँगा। लेकिन तभी किसी अनजान नंबर से उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। जब 2-3 बार उस अनजान नंबर से दुर्योधन के पास फ़ोन आया तो आखिरकार उसने वह कॉल उठा ली और वह फ़ोन उठाता हुआ बोला, हेलो, कौन? तब सामने से उसकी माँ फूलमती जी की आवाज़ आई और वह रोती हुई बोली, बेटा, तू तो हमें शहर जाकर भूल ही गया। घर बनाने के चक्कर में तुझको तो माँ बाप की ओर देखने का समय है ही नहीं है। तेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेटा, उन्हें मिलने के लिए आ जा, वरना कुछ भी हो सकता है। अब शायद वह तेरा मकान नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर तू उन्हें देखना चाहता है तो तुरंत घर आ जा बेटा, जल्द से जल्द घर आ जा। रोती हुई फूलमती जी की आवाज़ में बहुत दर्द था, जिसे सुनने मात्र से उनका बेटा समझ गया और अपनी माँ को फ़ोन पर इतना परेशान देखकर और उनकी बातें सुनकर उसका भी मन पिघल गया और उसने सोचा कि उसे एक बार जाकर अपने पिता को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन वह अपनी पत्नी को क्या कहता, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं किसी काम के चलते 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वह अपने पिता के पास उन्हें देखने के लिए आया। लेकिन जब तक वह आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमलेश जी पिछले 5 महीने से बीमार थे और यहीं गांव के डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे थे। डॉक्टर ने बताया भी कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, इसके लिए उन्हें बाहर शहर जाकर इलाज करवाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को न जाने कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन उसका फ़ोन मिलता ही नहीं। वह अपने ही काम में इतना व्यस्त था। और फिर उसने तो अपने माँ बाप का नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया था, तो भला उसे कैसे पता चलता। लेकिन उसके माँ बाप को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, वे कुछ नहीं जानते थे। वे बेचारे बस उसे बार बार फ़ोन लगाते रहते और फ़ोन न मिलने पर यही सोचते कि शायद फ़ोन में कोई परेशानी हो गई है और इसीलिए बस गांव में ही दिखाते रहे, इस उम्मीद में रहे कि किसी तरह से उनका बेटा उन्हें किसी दिन फ़ोन करे या उनसे मिलने के लिए उनके पास आए। लेकिन अब जब कमलेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो फूलमती जी ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी थी। तब उनके पड़ोसी के बेटे ने अपने फ़ोन से दुर्योधन को फ़ोन मिलाया और तब जाकर उसे अपने पिता के बारे में पता चला। जब तक दुर्योधन घर पर आया तब तक कमलेश जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वह क्या करे क्या नहीं। उसने जब यह सुना कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं तो उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी माँ को हिम्मत देने की कोशिश भी की। लेकिन वह फिर से सोच में पड़ गया कि अब वह सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा।
यहाँ उसके पिता के अंतिम क्रियाक्रम में तो उसे समय लग जाएगा, और उधर अपनी पत्नी से वह 2 दिन का कहकर आया है। इसीलिए अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद उसने अपनी पत्नी को एक मैसेज ड्रॉप किया, जिसमें उसने लिखा कि हो सकता है मुझे यहाँ 2 दिन से ज़्यादा रुकना पड़े। अगर मुझे यहाँ एक्स्ट्रा दिन रुकना पड़ेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। तब तक तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। शामली ने भी कहा कि ठीक है, तुम अपना काम आराम से पूरा करके आओ, मैं हूँ यहाँ पर। अब दुर्योधन अपनी फैमिली की तरफ से चिंता मुक्त हो गया, और इधर अपने पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम के बाद 13 दिन तक वह नहीं रुक सकता था। इसीलिए उसने पंडित जी और वहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ लोगों से बातचीत की और कहा कि जितना जल्दी हो सके आप बाकी के सभी रीति रिवाज पूरे करवा दीजिए, क्योंकि मैं इतने दिन तक यहाँ नहीं रह सकता। मैं तो अपने ऑफिस से बस 2 दिन की छुट्टी का कहकर आया था। ऐसे में मुझे पहले ही यहाँ 5 दिन हो गए हैं, तो आप लोग कुछ कीजिए। फिर सब लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि 7वें दिन ही कमलेश जी की 13वीं कर दी जाएगी, और उसके बाद उनका बेटा वापस जा सकता है। देखते ही देखते दिन यूं ही बीत गए, और 7वें दिन कमलेश जी के सभी क्रियाक्रम पूरे हुए, और 13वीं के बाद अब दुर्योधन अपना सामान पैक करके वापस जाने को तैयार हुआ। तो वहाँ उपस्थित दुर्योधन के अन्य सभी जानकारों और रिश्तेदारों ने उसे वहीं घेर लिया और उससे कहने लगे कि तू सिर्फ अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहा है। उनका सवाल सुनकर दुर्योधन थोड़ा सा चौंका। फिर उन लोगों ने उससे कहा कि अब तो तेरे पिता भी जिंदा नहीं है। पहले तो दोनों बुढ़े बुढ़िया एक दूसरे के सहारे अपना समय बिता रहे थे, लेकिन अब तो तेरी माँ बिल्कुल अकेली है। अब भला यह किसके सहारे अपना समय बिताएगी? तुझे ज़रा तरस नहीं आता इस पर? थोड़ा तो सोच, यह बेचारी अपना समय कैसे बिताएगी? कम से कम तेरे सहारे रहेगी तो कल को तेरे शादी ब्याह हो जाएं, उसके बाद आराम से तेरे परिवार के साथ अपना समय तो बिता लेगी। और फिर अब तेरे अलावा इसका है ही कौन? यहाँ तक कि अब तो इस गांव में इसका अपना घर है, न ज़मीन जायदाद है। तेरे ही कहने पर सब कुछ बेच दिया इसने। ऐसे में अकेले किराए के मकान में कहाँ धक्के खाती फिरेगी? तब सब लोगों को दुर्योधन ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन सब उसके माँ बाप की तरह आंख बंद करके उसकी बातें नहीं सुनते थे कि बस जो बेटे ने कह दिया वह ठीक है। वे लोग समझदार थे और सोच समझकर फैसला ले सकते थे। इसीलिए सबने दुर्योधन की एक न चलने दी और उसे कहा कि या तो अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा, वरना तो अभी के अभी अपनी माँ के यहाँ गांव में रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना खोज कर ही जाना। किराए के मकान में कहाँ सामान लिए फिरेगी यह? जब सब लोग दुर्योधन पर चढ़ बैठे तो उसके पास अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा न रहा, और सब लोगों के सामने वह इस बात को मानने के लिए राजी हो गया कि वह अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगा। और अगले ही दिन दुर्योधन अपनी माँ फूलमती जी को लेकर शहर के लिए निकल पड़ा, और वे दोनों ट्रेन में बैठ गए। पूरे रास्ते वह बस यही सोच रहा था कि वह अपनी माँ को गांव से अपने साथ लेकर तो चल दिया है, पर अब वह उसे लेकर कहाँ जाएगा? क्योंकि वह अपनी माँ को अपनी फैमिली के साथ तो नहीं रख सकता था। पहले ही वह अपनी फैमिली से इतना झूठ बोल चुका है। अब अचानक से उसकी पत्नी को अगर पता चला कि इसकी माँ है तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी? इन सब बातों को सोचते हुए दुर्योधन भी बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो शहर जाने के बाद ही कोई उपाय खोजा जाएगा। इस बीच वह बिल्कुल भूल ही गया कि जल्द ही गणेश चतुर्थी भी आने वाली है कि तभी ट्रेन में उसकी पत्नी का फ़ोन आया और उसने कहा
कि तुम तो यहाँ से 2 दिन के लिए कहकर गए थे और अब तुम्हें पूरे 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा घर वापसी का कोई मन नहीं है। कहीं काम से ही बाहर गए हो या किसी और के साथ ही गए हो? तो दुर्योधन हंसता हुआ बोला, अरे कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें यकीन नहीं होता तो वीडियो कॉल कर लो, मैं अकेला ही हूँ। और हाँ, अब मैं घर वापस आ ही रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरा काम कितना जिम्मेदारी वाला है, और फिर जब से प्रमोशन हुआ है तब से जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ गई हैं। मैं ऐसे किसी भी काम को इतना लाइटली नहीं ले सकता। तब उसकी पत्नी शामली ने कहा कि वह सब तो ठीक है, लेकिन अपने काम के चक्कर में तुम हर चीज़ भूल जाते हो। अब तुम्हें यह भी याद नहीं है कि कल क्या है? तब कुछ सोचता हुआ दुर्योधन बोला कि कल क्या है? कल किसी का बर्थडे भी नहीं है और ना ही हमारी शादी की सालगिरह है। तो शामली ने दुर्योधन से कहा, हमारी एनिवर्सरी और बर्थडे के अलावा भी कुछ होता है। हमेशा की तरह तुम्हें होश ही नहीं होगा इस बार भी कि कल गणेश चतुर्थी है और हमें कल गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आना है। तुम्हें पता है कि मैं पिछले साल भी तुमसे कह रही थी और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगले साल हम ज़रूर गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है कि चिंटू भी कब से फ़ोन पर नई नई मूर्तियाँ पसंद किए जा रहा है। मैंने तो इसे कह दिया है कि जब तुम आ जाओगे तो हम साथ में ही मूर्ति लेने के लिए चलेंगे, ठीक है ना? दुर्योधन ने अपनी पत्नी से बात की और फ़ोन रख दिया। इधर अब दुर्योधन सोचने लगा कि कुछ ही समय में उसकी ट्रेन उसके शहर पहुंच जाएगी। फिर वह अपनी माँ को कहाँ छोड़ेगा, क्योंकि वह अपनी माँ को यूं ही सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकता और ना ही अपनी माँ को अपने साथ ले जा सकता है। तो आखिर वह उन्हें कहाँ छोड़े, किसके पास छोड़े? अगर वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे तो? फिर वह खुद ही सोचने लगा, लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगा कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ रहा हूँ? क्या मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता? मैं उन्हें अगर वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाऊँगा तो क्या वह वहाँ रुकेंगी? वह वापस मेरे साथ ही आएंगी और वहाँ जो लोग होंगे वो भी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा? खुद ही अपने ही मन में उसके हज़ारों सवाल चलने लगे। फिर उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, माँ को वृद्धाश्रम के गेट के पास ही छोड़कर घर चला जाऊँगा। फिर थोड़े बहुत दिन बाद जैसे भी मौका लगेगा मैं घर पर शामली को सब कुछ सच सच बता दूँगा और फिर अपनी माँ को घर पर लेकर चला जाऊँगा। यही सोचकर अब वह जब स्टेशन पर उतरा तो उसने टैक्सी बुक की और अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम के पास ही टैक्सी से उतर गया और अपनी माँ से बोला कि माँ, आप यहीं पर थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में ही वापस आता हूँ। फूलमती जी वहीं पर अपना सामान लेकर खड़ी रहीं और उन्हें वहीं पर छोड़कर दुर्योधन अपने घर पहुँच गया। अब दुर्योधन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निश्चिंत होकर गणपति जी की मूर्ति लेने के लिए चला गया और अब वह अपनी माँ की तरफ से सोचकर निश्चिंत हो गया कि मैंने माँ को बिल्कुल वृद्धाश्रम के दरवाजे पर ही छोड़ा है, तो आते जाते कोई ना कोई उन्हें वहाँ से अंदर ले ही जाएगा। और फिर आज जब हम गणपति बप्पा को लेकर आएंगे तो अपनी पत्नी को मौका देखकर मैं सब सच बता दूंगा। लेकिन जब वे अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लेकर आए तो उन्हें इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला, और क्योंकि उनके घर पर उनके रिश्तेदार, उनके जानकार और अन्य दोस्त भी आए हुए थे, तो इसी चक्कर में दुर्योधन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बता पाया। अब दिन प्रतिदिन समय बीतता जा रहा था, लेकिन शामली ने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा दिन प्रतिदिन खंडित होती जा रही थी और इस बारे में जब उसने दुर्योधन को बताया तो उसने कहा कि शायद मूर्ति बनाने वाले ने अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन शामली एक धार्मिक लड़की थी
और वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह बार बार दुर्योधन से कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और भगवान हमसे नाराज़ हैं। इसीलिए तो हमारे घर में विराजमान होने के बावजूद भी उनकी प्रतिमा दिन प्रतिदिन अपने आप ही खंडित हो रही है। देखो, पहले दिन इसमें हल्की सी दरार आई थी और अब वह दरार बढ़ती ही जा रही है। मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन यह मूर्ति चटक कर गिर न जाए। तो इससे बचने के लिए दुर्योधन ने एक रस्सी से पूरी मूर्ति को चारों तरफ से बांध दिया और अपनी पत्नी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। 2-4 दिन बाद हम वैसे भी इन्हें विसर्जित करके आएंगे ही। और आखिरकार अब वह समय आ ही गया जब वह गणपति जी का विसर्जन करने के लिए अपने घर से निकल गए। चारों तरफ बहुत शोर शराबा और बहुत धूम मची हुई थी, क्योंकि गणेश जी के विसर्जन के समय सभी लोग ढोल ताशे बजाते हुए, डीजे बजाते हुए, नाचते गाते और आनंद मचाते हुए विसर्जन स्थल तक पहुंचते हैं। तो बस दुर्योधन भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही जा रहा था और अब उसने अपने परिवार के साथ मिलकर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया और उन लोगों ने थोड़ा अंदर तक पानी में जाकर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। लेकिन वे लोग जैसे ही वहां से जाने लगे कि कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए एक ओर भागे। लोगों को यूं अचानक एक तरफ भागता हुआ देखकर दुर्योधन भी अपनी पत्नी को लेकर उधर की ओर चल दिया। और जब वे लोग भीड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं पर बेहोश पड़ी हुई है और एक लड़की उस बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत को होश में लाने के लिए, उसके फेफड़ों से पानी निकालने के लिए अपने दोनों हाथों से उसका सीना दबा रही थी। और आखिरकार उस बुढ़िया को होश आ ही गया। तब जाकर सबकी जान में जान आई और सब लोग उस लड़की के लिए तालियां बजाने लगे। दुर्योधन ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो एक आदमी ने बताया कि यह बुढ़ी औरत उस पुल से नीचे गिर गई थी और इस लड़की ने यह देख लिया, तो इसने अपनी जान पर खेलकर इस बूढ़ी औरत की जान बचाई। और सचमुच आज के ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो किसी बुजुर्ग के लिए अपनी जान खतरे में डालें। आजकल के बच्चे तो अपने खुद के माँ बाप के सगे नहीं होते। ऐसे में इस लड़की ने जो किया है वह वाकई में काबिले तारीफ है। उनकी बात सुनकर शामली भी उस लड़की से बहुत आकर्षित हुई और वह आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगी। और इधर दुर्योधन उस बुजुर्ग महिला का चेहरा देखना चाह रहा था, लेकिन लड़की सामने बैठे होने के कारण वह देख नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही लड़की साइड हुई और दुर्योधन ने उस महिला का चेहरा देखा तो वह खड़ा का खड़ा रह गया और उसकी चीख निकल गई। वह चिल्लाते हुए उस बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ा। अचानक से दुर्योधन का ऐसा बर्ताव देखकर शामली आश्चर्यचकित रह गई और दुर्योधन बिना किसी की परवाह किए, बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा और उसके गालों को थपथपाने लगा और अपनी ओर देखने के लिए कहने लगा। वह बोला, उठो, देखो देखो माँ, तुम्हारा बेटा आया है। मैं दुर्योधन माँ, अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो माँ। दुर्योधन को उस बुजुर्ग औरत को अपनी माँ कहता हुआ देखकर शामली पूरी तरह से चौंक गई कि अचानक से यह सब क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले वह कुछ कहती, दुर्योधन अपनी माँ को गोदी में उठाकर अपनी गाड़ी तक पहुँचा और शामली को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा और अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। अस्पताल में दुर्योधन हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी माँ की जान के लिए प्रार्थना करने लगा। वह बस रोए जा रहा था। शामली को दुर्योधन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह उसकी ऐसी हालत देखकर उससे कुछ न बोली और इसीलिए शामली चुपचाप खड़ी रही। जब दुर्योधन ज़्यादा रो रहा था
तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखो। कि तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन्हें होश तो लगभग आ ही चुका है, बाकी थोड़े टाइम हम इन्हें अस्पताल में रखेंगे। थोड़ी सी कमज़ोरी है जिसके लिए एक दो ड्रिप लगानी होंगी। उसके बाद आप इन्हें घर ले जाइएगा। वह तो समय से इनके फेफड़ों से पानी निकाल दिया गया, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता था। यह सुनकर दुर्योधन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया उस लड़की का जिसने उसकी माँ की जान बचाई थी। और आखिरकार दुर्योधन की माँ को जब होश आया तो वह उनके पास गया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो मैं आपको अपने साथ यहाँ लाकर वहीं पर छोड़ आया। लेकिन आप वहाँ से गई ही क्यों? आप वहीं पर क्यों नहीं रुकी? आप कैसे उस वृद्धाश्रम के सामने से उस पुल तक पहुँची? तब फूलमती जी ने कहा कि बेटा, मैं तो वहीं पर खड़ी थी कि एक चोर मेरा सामान उठाकर भागने लगा। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ती गई और मैं पता नहीं किस रास्ते निकल गई, और मैं ऐसे ही रास्ता भटक गई और फिर इधर उधर खो गई। फिर पता नहीं, बस जिधर रास्ता देखा बस उधर की तरफ चलने लगती। ऐसे ही मैं उस पुल तक पहुंच गई। पिछले 7 दिन से पागलों की तरह मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। तो अब मुझे अपना जीवन बिल्कुल बेकार लगने लगा था और मरने के अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो मैं उस पुल से नीचे कूद गई। यह कहते हुए वह भी रोने लगी। तो दुर्योधन ने उन्हें चुप कराया और अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगा। कि तभी शामली की ओर देखती हुई फूलमती जी सवालिया नज़रों से दुर्योधन की ओर देखने लगीं। तो दुर्योधन ने शामली को और अपने बेटे को आगे बुलाया और अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। दरअसल मैंने यहाँ पर शादी कर ली। शामली मेरी पत्नी है। शामली, तुम भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे भी बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरे माँ और पापा दोनों थे, और अभी 7 दिन के लिए जो मैं गया था तो मैं अपने घर ही गया हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी की मौत हो गई और उनके अंतिम क्रियाक्रम के करने में मुझे समय लग गया। इसके चलते मुझे इतना समय लग गया वहाँ पर। और यही मेरी माँ है। माँ, यह मेरा बेटा चिंटू है। चिंटू, दादी को नमस्ते करो। तभी 5 साल का छोटा सा चिंटू अपनी दादी की ओर बढ़ता हुआ अपनी हकलाती हुई सी आवाज़ में बोला, नमस्ते दादी। उसकी कुछ बात समझ आई और कुछ बात नहीं, लेकिन अपने पोते को अपने आगे देखकर फूलमती जी अपना सारा गुस्सा भूल गईं और उन्होंने सब कुछ भूलकर अपने पोते को अपने गले लगा लिया और खुश होती हुई बोली कि अरे पागल, यह सब तू मुझे अगर पहले ही बता देता तो मैं क्या तुझे कुछ कहती। तूने तो खामखा मुझे और अपने पापा को इतने दिनों तक अपने पोते से दूर रखा। काश तू समय रहते हमें यह सच बता देता, तो तेरे पापा भी अपने पोते का मुंह देखकर ही दुनिया से विदा होते। यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। तो शामली ने अपनी सास के पैर छूते हुए अपनी सास से कहा कि माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। मेरे पति के कारण आपको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब शामली को भी उन्होंने अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जैसे मैं सबसे अनजान थी, वैसे ही तुझे भी तो इसने धोखे में रखा था ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसने जो मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए आज मैं इसकी सारी गलतियां माफ़ करती हूँ। तब शामली अपने पति की ओर घूरती हुई बोली कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। और इतना कहकर शामली वार्ड से बाहर निकल गई। तब दुर्योधन शामली के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, शामली प्लीज़,
मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ माँ को घर में रहने दो। बस कुछ दिन और माँ घर में रह लेंगी। उसके बाद बेशक मैं इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा, लेकिन कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो प्लीज़। तो शामली तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखती हुई बोली, कितने बेशरम लड़के हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते बची है और अब भी तुम अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हो। कैसे नालायक बेटे हो तुम। अरे वहाँ तुम्हारे माँ बाप इतना सब कुछ झेलते रहे, लेकिन तुम यहाँ पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते रहे और मुझे तो तुमने भनक तक नहीं लगने दी इस बारे में कि तुम्हारे परिवार में कोई और भी है। कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। और भी हजार बातें शामली ने उसे सुनाई और वह नजरें नीची करके खड़ा रहा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अब आखिरकार कुछ घंटों बाद वे लोग फूलमती जी को लेकर अपने घर पहुंचे। शामली ने अपनी सास के लिए खाने को कुछ अच्छा सा बनाया और उनकी दवाई गोली का भी ध्यान रखा। शामली का बर्ताव फूलमती जी को बहुत अच्छा लगा और वह भी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। लेकिन शामली के लिए अपने पति को माफ़ करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उसने अपने पति को हजार बातें सुनाई और कहा कि एक बार अपने बेटे के बारे में सोच कर देखो। अगर बड़ा होकर यह भी हमारे साथ ऐसा ही करे जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है, तो कैसा लगेगा तुम्हें। और क्योंकि उसे अब सब कुछ पता चल चुका था, तो वह हर बात पर दुर्योधन को ताने मारने लगी थी कि दुर्योधन बेशक एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बना, लेकिन वह एक बहुत ही नालायक बेटा बना जो अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल न रख सका। बहुत दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इधर शामली और उसकी सास दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगी थीं। शामली ने टीवी में जैसी सास के बारे में देखा था, फूलमती जी बिल्कुल भी वैसी नहीं थीं और इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थीं। लेकिन फूलमती जी ने जब अपने बेटे बहू के बीच खटास महसूस की, तो उन्होंने शामली को और दुर्योधन को दोनों को ही समझाया कि रिश्तों में नोक झोंक रहना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक रिश्तों में खटास बने रहने से दरार बनते देर नहीं लगती। रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन में गुंजाइश रखें। किसी एक से गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दें, जैसे मैंने अपने बेटे की गलती माफ़ कर दी। और शामली भी इस बात को समझ गई। दुर्योधन ने जब फिर से शामली से और अपनी माँ से माफ़ी मांगी और इस बार शामली ने भी अपने पति को माफ़ कर दिया और अब फूलमती जी अपने बेटे और बहू और अपने नन्हे से पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कहानी हो आपके पास तो भी बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।